Tell me what I gave you as a homework last lecture. क्या होमवर्क दिया था मैंने आपको? कोई बोलेगा? अगर डाउट है तो वो करवाती हूँ, अदरवाइज आई स्टार्ट टीचिंग अहेड. एंड आई कांट हियर यू. अगर आप बात कर रहे हो तो आई कांट हियर यू. Somebody please message me. What was the homework given to you? Please talk to me. कौन सा असाइनमेंट दिया था बोलो? Assignment 6. Okay, assignment 6 was given. And मॉड्यूल से कुछ दिया था बेटा? Yes, ma'am. मॉड्यूल से 45 to 60 था. Okay, मॉड्यूल से 45 to 60 था और असाइनमेंट 6 था. तो किसी को असाइनमेंट 6 में कोई डाउट है बेटा? Yes, ma'am. वहां से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आस्क मी द डाउट्स ऑफ असाइनमेंट 6, देन आई विल डू द डाउट ऑफ मॉड्यूल and then I'll start teaching ahead. ठीक है? That is how we plan. So please open up your assignment 6. I hope everybody is doing the homework regularly. सब लोग होमवर्क रेगुलर कर रहे हैं? Yes, ma'am. क्योंकि जब भी डाउट डिस्कस होता है, अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो पूरा प्रोसेस वेस्ट है आपके लिए. एक तो आपके डाउट डिस्कस नहीं होंगे, दूसरे के जो हो रहा है वो आपको नहीं समझते क्या चल रहा है, क्योंकि आपने किया ही नहीं होता है. और फिर जाके जब भी आपको मूड आएगा होमवर्क करने का, तभी यू विल टेक केयर ऑफ योर डाउट्स. See to it that you're doing doubt and you're doing homework with everybody when it is given. That is what is the best thing. To be with the class. Don't left out alone. बोलो assignment 6 के क्या क्या doubts है? Ma'am, question 3. Okay, somebody is asking me question 3 and Question 9. okay. 13 and 15. 6. 6, 30, 15 and that's it. 10th, ma'am. Okay, question 10. Or चलो इतना ही है ना, एक एक करके स्टार्ट करते हैं. So first question that I'm solving is question number 3 from your assignment 6, which says how many Fe2 plus ions are formed when excess of ion is treated with 50 ml of 4 molar HCl under inert atmosphere. तो ये क्वेश्चन 3 में मोलारिटी आ रहा है. अभी सर्कल करके रखता है, मोलारिटी नहीं सिखाया, अदरवाइज प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल. Okay, but can't do it at this stage as molarity is not taught to you. तो ये होल्ड करते हैं, मोलारिटी जैसे ही सिखा के हो जाएगा ये प्रॉब्लम आपका हो जाएगा. आपका क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने पूछा है इसके बाद में, which says X gram of silver was dissolved in nitric acid and the solution was treated with excess of NaCl when 2.87 gram of AgCl was precipitated. The value of X is. तो इसने एक सिंपल सी रिएक्शन दी है, वो हमको समझनी है. तो प्रॉब्लम नंबर 6 में we start with silver. We treat silver with HeLO3. तो सिल्वर
इससे क्या बनेगा, HNO3 से ट्रीट कर रहे हैं, AgNO3 है ना, बैलेंसिंग करना है तो जरूरत भी नहीं है, बाई प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं है, आप सिल्वर बनेगा AgNO3, अगर 1 मोल सिल्वर है तो 1 मोल AgNO3 बनेगा। इसके आगे क्या कर रहे हैं, ये जो AgNO3 मिल रहा है that is treated with excess of NaCl, ये excess है। तो अभी क्या मिल रहा है मुझे, precipitate of AgCl। ये रिएक्शन इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में। अगर आप स्टोइशियोमेट्री देखते हो तो जितना मोल सिल्वर से हम स्टार्ट कर रहे हैं उतने ही मोल AgNO3 है और उतने ही मोल AgCl बन रहे हैं। ये समझ में आया सबको? तो आपके जो मोल्स ऑफ सिल्वर है AgNO3 है और AgCl है वो सेम है, इट्स राइट है। मोल्स ऑफ सिल्वर is equal to moles of AgNO3 equal to moles of AgCl, right? Now what is the information given? ये x ग्राम है, तो प्रॉब्लम कहता है ये x ग्राम है, ये हमको फाइंड आउट करना है हाउ मच इज दिस। प्रॉब्लम में AgCl का मास दिया है, दिस इज 2.87 grams. So how do I get it? I start with calculation of moles of AgCl, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं from this mass 2.87 और जो moles of AgCl आएंगे वही क्या होंगे, moles of Ag। और एक बार मोल्स ऑफ Ag आ गए तो मास ऑफ Ag आ जाएगा। Is that clear to you? So how do we proceed here? I will calculate first moles of AgCl, which is 2.87 grams upon molecular mass of AgCl. So silver is 108 and your chlorine is 35.5. So 108 plus 35.5 is 143.5. तो ये 143.5 AgCl का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो अभी हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। क्या आएगा आंसर बोलो? 2 मोल्स आएगा बेटा। 10 की Yes, पावर ma'am. देखो 2.87 ग्राम से शायद, है ना? ओके मैम। 287 नहीं है बेटा, 2.87 ग्राम से। मैम 0.02 ये 2 नहीं आएगा, 0.02 आएगा, राइट? So this will be 0.02 moles या 2 into 10 raised to -2 moles आ जाएगा आंसर। So once we get this, कि this is 0.02 moles आ गए, तो फिर सिल्वर के भी उतने ही मोल्स है, therefore moles of silver हो जाएगा 0.02। Is it clear till here? अभी बस हमको क्या चाहिए, मोल्स आ गए, I just need mass of silver, है ना? मोल्स आने के बाद मुझे सिर्फ मास ऑफ सिल्वर फाइंड आउट करना है, that is what is x। तो मास ऑफ सिल्वर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल्स से बोलो? I just have to multiply by atomic mass of silver. So therefore mass of silver will be 0.02 into 108 grams per mole, right? ये हो गया atomic mass of silver। तो क्या ऑप्शन टिक होगा हमारा?
कौन सा आंसर आएगा बोलो? 2.16 grams. So this is going to be 2.16 grams. Any doubt anyone has? जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, great. So we go ahead. You हो गया problem number 6 done. Now we go for problem number 9. So problem number 9 says phosphine decomposes to produce vapors of phosphorus and hydrogen. So again there is a reaction involved. तो स्टोइशियोमेट्री के प्रॉब्लम में रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है वो हमको लिखनी है. तो ये होता है फॉस्फीन गैस. इससे वी आर गेटिंग वेपर्स ऑफ फॉस्फोरस. सो फॉस्फोरस इज P4. इसके वेपर्स और हाइड्रोजन गैस. सो आई नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द reaction involved in this equation. Now see carefully, look at this problem. The problem simply says कि phosphine का volume 100 ml है. तो कोई STP, NTP कुछ भी नहीं दिया है, इसका सीधा volume दिया है. तो ये वाला जो problem है ना, that we are solving by using a simple law that is taught to you in 10th standard, Gay-Lussac's law of combining volume. So Gay-Lussac's law of combining volume is applicable for gaseous reactant, gaseous product. Okay, और इसमें जो आपके मोल्स है, आप उसको वॉल्यूम के साथ कोरिलेट कर सकते हो. तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स 4 है, उसका करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम 100 ml है. मतलब 1 मोल का करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा? Your 1 mole will correspond to 25 ml. 1 mole का corresponding volume 25 ml हो जाएगा. तो P4 1 ml है, तो इसका वॉल्यूम हो गया 25 ml. ये 6 ml है, तो if 1 mole is 25, 6 mole is 150. So reactant volume was 100, but the product volume is going to be 175 ml. So what I need to understand is change in volume. ये change in volume कितना है? 100 से 175. So this change in volume is increase in 75 ml. Add हो गया 75 ml. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा plus 75. That is what is your question number 9. What is your question number 10 says? Question number 10 talks about a reaction जिसमें 4 moles of A है, 2 mole of B है, plus 3 mole of C है, and it is reacting to give you A4B2C3. What will be the number of moles of product form starting from 1 mole of A, 0.6 mole of B, and 0.72 mole of C. So last lecture, have I taught you limiting reagent concept? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? मैंने limiting reagent concept आपको सिखाया. तो ये आपका जो problem number 10 है, उसी concept का problem है. So it says 4 mole of A, 2 mole of B, and 3 mole of C is reacting to give you A4, B2, C3. Right? Have I written it right? Yes. It is 4 mole of A, 2 mole of B, and 3 mole of C. ये रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री दी है. अभी एक्चुअली कितना A लिया है? Actual A taken is 1 mole. This is 1 mole.
actual B is 0.6 and this is 7. तो ये जो मोल्स हमने लिए है रिएक्शन के लिए, जिसमें A का मोल 1 दिया है, B का मोल 0.6 दिया है और आपके C का मोल 0.72 दिया है। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले we need to understand what is our limiting reagent. हमारा limiting reagent क्या है? That's the first and most important thing we should do. How do we know about it? जो moles दिए हैं, we need to divide it by stoichiometric coefficient. तो A का stoichiometric coefficient 4 है, तो रेशियो हो जाएगा 1/4 का आंसर होगा 0.25. B का stoichiometric coefficient 2 है, तो 0.6/2 का आंसर हो जाएगा 0.3. C का stoichiometric coefficient 3 है, तो 0.72/3 का आंसर हो जाएगा 0.24. So we calculated the ratio of number of moles upon stoichiometric coefficient. अभी बताओ कौन limiting reagent है इस reaction में? C. C, जिसका ये रेशियो सबसे कम है, मिनिमम रेशियो. तो ये हो गया आपका limiting reagent. This is the ratio that is less. So this is your limiting reagent. और B और A दोनों क्या होंगे? एक्सेस में है, तो एक्सेस का मतलब है C पूरा खत्म होगा इस रिएक्शन में और B और A पेंडिंग रहेगा, won't get consumed totally. राइट? अभी पूछा क्या है प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम में बस इतना पूछा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. तो प्रोडक्ट फॉर्म कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्ट फॉर्म आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा. सो आई विल सिंपली से लुकिंग एट द स्टोइचियोमेट्री, सिंस 3 mole of C is producing 1 mole of A4, B2, C3. Therefore, 0.72 mole of C is going to produce 0.72/3 mole of A4, B2 and C. So the answer will be 0.24 mole of product. So this question is purely based on the concept of limiting reagent. Problem number 10. So whoever asked me doubt, is this doubt clear to you, beta? समझ में आया आपको? So we go ahead. The next problem is problem number 13. Again problem number 13 में molarity दिख रहा है, वो दिक्कत है, नहीं सॉल्व कर सकते. So which says a mass of calcium carbonate produced when carbon dioxide is passed in excess to 500 ml 0.5 molar. तो ये प्रॉब्लम तो सिंपल है, बट मोलारिटी कंसेप्ट अब तक नहीं सिखाया. तो ये असाइनमेंट के 2 प्रॉब्लम 3 and 13 फिलहाल सर्कल करके रखो. When I teach you molarity in upcoming lectures, you can finish this problem. The problems are not at all difficult. Then I go for the last problem, 15, somebody's doubt, which says conversion of oxygen to ozone occurs to the extent 15% only. तो ये stoichiometry है और percent yield भी है. So let me write a reaction of conversion of oxygen to ozone. So reaction involved in conversion of oxygen to ozone is this. I balanced it out. So meaning is starting with, अभी ये stoichiometry क्या बताता है? The stoichiometry says if I am starting with
3 mole of O2. I'm going to get 2 mole of O3. When we write this as per stoichiometry, इसका मतलब जब भी मुझे 100% yield मिल रहा है, but the problem says the yield is not 100%. Your yield is just 15%. So what will be 15% of 0.2 mole? Tell me. .03 राइट. तो इसका मतलब बेसिक स्टोइचियोमेट्री से जाए तो 3 मोल O2 से स्टार्ट करेंगे तो हमको बस 0.03 मोल O3 मिलेगा क्योंकि ये कन्वर्जन सिर्फ 15% है. This is the meaning of percentage. Now let us see what is the problem. The problem says we need to find the mass of ozone. तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, मास ऑफ ओजोन फाइंड आउट करना है. स्टार्टिंग विथ 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी. मैम 67.2 लीटर दिया. Ma'am, मैम it would be 0.3%. क्या बोल रहे हो? वो 0.3 मोल होगा. हाँ, 0.03. Yeah. So 67.2 लीटर जो वॉल्यूम दिया है, मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मुझे इसके मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. So I divide by 22.4 liters and I get this as 3. So this is starting with 3 mole of O2. We know 3 mole of O2 से कितना ओजोन मिल रहा है? 0.3 मोल. तो 0.3 मोल ओजोन का मास कितना होगा? 0.3 mole into molecular mass of ozone, that is 48. So 0.3 into 48. What will be the answer? 14.4. 14.4 grams. समझ में आया सबको? तो आपके प्रॉब्लम नंबर 15 का आंसर 14.4 ग्राम्स है. All clear? So I finished taking doubts of assignment 6. Anyone has doubts in the module also? Yes, ma'am. Okay, so I'm closing the assignment 6. I'm opening the module. तो मुझे बताओ मॉड्यूल में क्या डाउट्स है आपके? Ma'am, question number 56. ओके बेटा. So homework I think 45 से लेके दिया था मैंने. So somebody is asking me question number 56 as a doubt. Okay, और बोलो. So let me know your module doubts. We will solve that. बोलिए. 56 only one doubt. That's it. Rest all you can solve. ये try नहीं किया. Please open up module, check your doubts.
Chalo, so I'm solving only one doubt. Somebody has asked me question number 56, which says a mixture of KBr and NaBr weighing 0.56 grams was treated with aqueous solution of He+. तो एक मिक्सचर है सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड का, और इस मिक्सचर की रिएक्शन कर रहा है He+ के साथ. All the bromide that we have will get converted to pure HeBr, and then उसका मास दिया है 0.97 ग्राम of pure HeBr is given to us. और ये बोल रहा है कि KBr कितना है सैंपल में, हाउ मच इज द KBr. तो कैसे सॉल्व करना है ऐसे टाइप के प्रॉब्लम. तो पहला डेटा मुझे ये दिया है कि NaBr प्लस KBr का एक मास दिया है. Both these together are weighing 0.56 grams. और KBr पूछा है, so I just assume कि KBr x है, तो NaBr का मास हो जाएगा 0.56 minus x. Okay, these are the masses of NaBr and KBr that we have. Now there is a reaction involved in which this mixture is treated with He+, और इससे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा HeBr प्लस Na प्लस एंड K प्लस, राइट. बैलेंसिंग कैसा होगा, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये 2 मोल लगेगा, और ये कितना बनेगा 2 मोल्स. So your basic stoichiometry says if I am having 1 mole of KBr and 1 mole of NaBr, then my HeBr mole are 2. Is this clear till here that I have written on the board? Yes, ma'am. Great. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो मोल्स ऑफ HeBr है that is equal to moles of NaBr plus moles of KBr. Is this clear? How do I come to know moles of HeBr? Can I somehow calculate moles of HeBr? Answer is yes. I have been given a mass of HeBr. HeBr का मुझे मास दिया है 0.970 grams. तो इसको मैं क्या करूंगी, HeBr के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगी. So what is the molecular mass of HeBr? Your silver is 108, your bromine is 80. So silver 108 plus आपका bromine 80 will become 188. तो ये हो गए moles of HeBr. Can I know moles of NaBr? Yes, I can know moles of NaBr. How to find moles of NaBr? I am having a mass of NaBr 0.56 minus x grams, and I will divide it by molecular mass of HeBr. So it will be 80 plus 23, and this will be 103 grams. तो ये हो गए moles of HeBr, ये हो गए moles of NaBr, and similarly I can calculate moles of KBr. That will be x upon
Potassium is 39 and bromine is 80. So 39 plus 80 will be 119 grams. So 119 grams में ये मोल्स हो गए x upon 119 moles. बस अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है and I need to solve for x. So my moles of AgBr will be 0.97 upon 188 equals to 0.56 minus x upon 103 plus x upon 119. Solve this for x. And tell me the answer. Is this problem number 56 clear to everybody? Yes, ma'am. And that's the only problem that you have as a doubt from module. Right, so I hope I have covered everybody's doubts. बोलो बेटा. मैम 54 वाला भी एक बार करवा दो ना. Okay, 54 वाला. तो पहले हाँ. इसका आंसर निकालो, फिर 54 करते हैं. क्या आंसर आ रहा है बेटा x का? किसी ने सॉल्व किया कि नहीं, कि सब लोग बैठे हैं ऐसे ही? मैम x 0.25 है. आ गया 0.25. आंसर टैली. Yes मैम. पक्का? Yes मैम. चलो, so I assume that you're right and I go for problem number 54. Your problem number 54 says a 10 gram sample of a mixture. तो ये 54 प्रॉब्लम भी मिक्सचर वाला ही है, जैसे हमने 56 अभी सॉल्व किया. So there is a mixture 10 gram of calcium chloride and sodium chloride. तो अभी दो चीजें हैं यहाँ पे 54 में. कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दोनों मिलके 10 ग्राम्स है. ये पहला डेटा हमको दिया गया. Then what does the problem says? Is treated, ये मिक्सचर को ट्रीट किया है with Na2CO3. तो when I am treating this mixture with Na2CO3, what is the basic that you have to understand? They have given that in the problem also. All the calcium will get converted to calcium chloride. मतलब रिएक्शन सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड के साथ होगी और सोडियम क्लोराइड के साथ नहीं होगी. NaCl cannot react with sodium carbonate. तो जो रिएक्शन हो रही है that is only with calcium chloride.
Now what reaction calcium fluoride is going to have with sodium carbonate? Given in the problem also, we will get a precipitate of calcium carbonate and NaCl. जितना कैल्शियम है वो सारा कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके आगे प्रॉब्लम कहता है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड टू कन्वर्ट ऑल कैल्शियम टू कैल्शियम ऑक्साइड. तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट मिला है इसको हीट करना, और इसको हीट करने के बाद सारा कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. And obviously plus what I get, carbon dioxide. The final mass of calcium oxide is given to us, that is 1.62 grams. ये मास दिया है, ये 1.62 grams है. पूछा क्या है? पूछा ये है प्रॉब्लम में कि the percent by mass of calcium chloride. तो इसका मास फाइंड आउट करना है, बट परसेंट में फाइंड आउट करना है. दिस इज व्हाट इज आस्क्ड, नॉट गिवन, दिस इज आस्क्ड. कंपोजिशन में कैल्शियम क्लोराइड का परसेंट कितना होगा? तो अभी ये रिएक्शन देखो फिर से. जो कैल्शियम क्लोराइड है वो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है 1:1, और कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है अगेन 1:1. तो इन दिस प्रॉब्लम जो भी आपके मोल्स है कैल्शियम क्लोराइड के, दे आर सेम एज moles of calcium carbonate and will be same as moles of calcium oxide. Is this clear to you? I can find moles of calcium oxide as mass of calcium oxide is given to me. So I'll start finding moles of calcium oxide. 1.62 grams upon 40 plus 16, that is 56, is the GMM of calcium oxide. तो क्या आंसर आ जाएगा? Little less than 0.03. 0.028. हाँ, ऑलमोस्ट 0.29 हो जाएगा. ये टचिंग टू 9 है. ये मुझे मोल्स आ गए कैल्शियम ऑक्साइड. तो जो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स है वही किसके मोल्स है? कैल्शियम क्लोराइड के. your moles of calcium chloride will be same. Then I calculate the mass of calcium chloride. तो कैल्शियम क्लोराइड का मास होगा, ये जो मोल्स है उसको मैं मोलार मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड से मल्टीप्लाई करूं. So what is the GMM? 40 plus 71. That becomes 111. So these many grams of calcium chloride. तो 10 ग्राम सैंपल में कितना ग्राम कैल्शियम क्लोराइड होगा ये समझ में आएगा. This is around coming 3.21 grams. तो अगर 10 ग्राम सैंपल में 3.21 ग्राम्स कैल्शियम क्लोराइड है तो ये परसेंट में कितने आएंगे? 100 ग्राम्स में कितने आएंगे? 32.1. Therefore, percent of calcium chloride will be 32.1%. Is that clear?
So I hope I've cleared the module doubts. और किसी को कोई डाउट है या आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं मैं अभी? हो गए सबके डाउट्स? See, I'll start teaching ahead. Can someone help me where I stopped last lecture? What was the last problem that I did with you all? Ma'am, series reaction. सीरीज की रिएक्शन एक कितने पे किए बेटा सीरीज रिएक्शन के प्रॉब्लम्स? एक किए, दो किए? मैम एक ही किया। क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन. सो आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड यू टू कंसेप्ट ऑफ सीरीज रिएक्शन, है ना? और उसके पहले मैंने लिमिटिंग रिएक्शन वगैरह आपको करवा दिया था. यस मैम। उसके प्रॉब्लम्स हमने किए थे. तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं. फिर से एक प्रॉब्लम देती हूँ सीरीज रिएक्शन का. अगर किसी को वो वाला सीरीज रिएक्शन का प्रॉब्लम नहीं समझ में आया होगा तो सो आई एम अगेन स्टार्टिंग विद सीरीज रिएक्शन. ठीक है, ध्यान. तो और एक प्रॉब्लम करते हैं और कुछ समझते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. So the problem that I'm giving you is, start copying down. सीरीज रिएक्शन दे रही हूँ, इसको कॉपी करो. तो अभी इसमें देखो, जो लास्ट वीक मैंने प्रॉब्लम करवाया था उसमें मैंने रिएक्टेंट ए के मोल्स दिए थे और फाइनल प्रोडक्ट के पूछे थे. अभी इस प्रॉब्लम में ये 1 मोल चाहिए तो कितने ए से स्टार्ट करना है ये पूछा है. मैम हाफ मोल And 5/6 more. हाफ मोल तो नहीं बेटा, कैलकुलेट करो, रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. Ma'am, 5/6 more. हाँ बेटा, लेट एवरीबॉडी कैलकुलेट.
मैम 5/6. ओके, सबको आ गया 5/6? या someone has some problem? मैम 5/6. Everybody gets it. So very nice. तो अभी इसमें क्या करना है? इसमें हमको रिवर्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है, रिवर्स में जाना है. आपका 1 मोल ऑफ जी जो है, ओके, वो रिएक्शन मिक्सचर में भी दिया है कि अगर 1 मोल जी चाहिए आपको तो 1 मोल जी के लिए कितना ई जरूरी है? 5 moles. So this is what is given to you in the problem. Okay, 1 mole of G will come from 5 mole of E. तो इसका मतलब ये जो E है, ये जब भी 5 मोल होगा तभी 1 मोल G प्रोड्यूस होगा. So I need here 5 मोल E. तो 5 मोल E प्रोड्यूस करने के लिए कितना C जरूरी है? तो I will simply say, since 1 mole of C, say 3 mole of E मिलता है, right? So since 3 mole of E comes from 1 mole C, therefore 5 mole E will come from 5/3 mole of C. तो अगर 5 मोल E चाहिए तो इसके लिए C के मोल कितने होंगे? 5/3 मोल्स. अभी आगे बढ़ते. ये 5/3 मोल्स मेरा पहले स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है. अगर 1 मोल A है तो 2 मोल C बनेगा. तो 5/3 मोल्स के लिए कितने मोल A होना जरूरी है? Is the last calculation that. So I will say now, since 2 mole of C I am getting from 1 mole of A, therefore 5/3 mole of C will come from 5/3 divided by 2 mole of it. And the answer will be 5/6 mole of it. So everybody comfortable with the series of problems that I'm doing? Series reaction के problems. तो series reaction में 2 तरह के problem पूछ सकते हैं. दोनों मैंने आपको बताया. एक तो जो start वाला reactant है वो देंगे, फाइनल प्रोडक्ट कितना होगा वो पूछेंगे, या फाइनल प्रोडक्ट की अमाउंट देंगे और स्टार्ट वाला रिएक्टेंट कितना होगा ये पूछेंगे. एंड वी हैव डन विद बोथ, राइट? नाउ सी, तो ये हो गया बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन सीरीज रिएक्शन. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कनेक्टिंग इट टू वन मोर कंसेप्ट. अभी एक हमने आज डाउट में मैंने एक प्रॉब्लम करवाया था ऑक्सीजन ओजोन का, जिसमें उन्होंने बोला था कि द रिएक्शन इज गोइंग टू 15%. 15% ही रिएक्शन प्रोसीड हो रही है. तो इसका मतलब कि इन रियलिटी में जो रिएक्शंस होते हैं वो पूरा 100% कन्वर्जन टू प्रोडक्ट नहीं देते, और जो प्रोडक्ट हमको इन रियलिटी में मिलता है उसको हम कहते हैं परसेंट यील्ड, यील्ड ऑफ द रिएक्शन. तो ये यील्ड ऑफ द रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो यील्ड ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होता है. परसेंट यील्ड का फॉर्मूला क्या है, और मैं समझाती हूँ एग्जांपल देके कि यील्ड का मतलब क्या है. सो परसेंट यील्ड इज एक्चुअली
upon your theoretical yield into 100, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये एक्चुअल और थ्योरेटिकल क्या है ये मैं समझाती हूँ, ध्यान दो। So I just take a reaction in general something. Say I'm starting with 3A plus 2B giving me A3B2. तो ये जैसे मैंने लिखा है उससे हम स्टोइचियोमेट्री से क्या समझते हैं कि 3 मोल A होगा, 2 मोल B होगा, तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा ये जो हम बोलते हैं ये इसका हो गया थ्योरेटिकल कि as per theory, as per stoichiometry, if I am starting with 3 mole of A and 2 mole of B, what is my theoretical yield supposed to be? My theoretical yield is supposed to be 1 mole. Is it clear? The concept of theoretical. Now, actually, जब भी हम कोई reaction करते हैं, तो उसके लिए temperature, pressure, catalyst use होता है, और ये सबसे maybe we are not using appropriate conditions. Okay, maybe I'm not getting 1 mole. But actually when I'm doing this reaction, okay, practically जब भी मैं ये reaction कर रही हूँ, I realize that I just get 0.8 mole of product. 1 mole नहीं मिल रहा है, 0.8 ही मिल रहा है। तो ये 0.8 क्या है? ये मेरा actually what I get practically in hand. और theoretical क्या होता है? जो स्टोइचियोमेट्री से समझ में आता है, जो स्टोइचियोमेट्री कह रहा है। So is the concept of theoretical yield and actual yield clear to you? Yes, ma'am. Great. तो फिर अगर मैंने आपको actual yield दिया है, आपको theoretical yield भी पता है, तो क्या आप इस reaction का मुझे percent yield बता सकते हैं? How much is the percent yield of product? Actual yield upon theoretical yield into 100. 80%. Right? 80%. For this reaction, the yield is 80%. So did you understood the whole concept of yield now? Yes, ma'am. Great. तो अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रही हूँ, उसमें yield भी आपको यूज करना है और उसमें आपको सीरीज रिएक्शन का कंसेप्ट भी यूज करना, दोनों यूज करना। तो प्लीज टेक डाउन दिस फॉर्मूला ऑफ परसेंट यील्ड फर्स्ट। आप ये परसेंट यील्ड का फॉर्मूला लिख लीजिए एंड देन यू कैन solve this problem that I'm writing on left hand side of the board, जिसमें सीरीज रिएक्शन को मैं कनेक्ट कर रही हूँ परसेंट यील्ड। देखो आईआईटी के प्रॉब्लम सिंगल कंसेप्ट नहीं होते, एक दो कंसेप्ट उससे जुड़े हुए होते, मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेट सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्मूला टाइप नहीं होता है। ये मेरा स्टेप 1 है और इसका एक्चुअल यील्ड बस 20% है।
So try solving this. चलो समझ में आ रहा है सबको? How to proceed? Anyone through with the answer? Ma'am, I'm getting 3.2. Yeah, 3.2 is the correct answer. So I'll wait for everyone to get that. Otherwise, I'm showing it on the board.
see every step in series when you will go ahead, you also need to consider the yield in this problem. जिसको नहीं समझ रहा है ध्यान दो बोर्ड पे। तो मुझे दिया है इस प्रॉब्लम में मैं 10 मोल A से स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे C समझना है क्योंकि सेकेंड स्टेप में C कनेक्ट हो रहा है जो F बन रहा है और थर्ड स्टेप में F कनेक्ट हो रहा है जो G बन रहा है। So first of all, as per stoichiometry, I will say, since 2 mole of A gives me 3 mole of C, so therefore 10 mole of A will give me 15 mole of C, but this is theoretical, this is 100%. तो 15 मोल C मिलेगा तो वो 100% है। अभी कितना मोल मिल रहा है? अभी 20% ही मिल रहा है। तो what is 20% of 15 mole? I just get 3 mole of C. So starting with 10 mole of A, how much C I actually get is 3 moles only. As I'm not getting 100% conversion, the conversion is just 20%. तो नेक्स्ट स्टेप में कितने C से हम स्टार्ट करेंगे? हमारे पास तो 3 मोल C ही है, तो इस 3 मोल C से हम स्टार्ट करेंगे। So for next step again I will say, since 2 mole of C is becoming 4 mole of F, so therefore 3 mole of C will give me 4 3s are 12 by 2, 6 mole of F. But again same, this will be 6 mole if my conversion is 100%, मेरा 100% yield है तो वो 6 mole है। yield कितना परसेंट है? 40% है। So what is 40% of 6 mole? 2.4 mole of F. तो मुझे बस यहाँ पे 2.4 मोल ही F मिलेगा। बस लास्ट स्टेप ये 2.4 मोल F से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो G कितना मिलेगा is what is asked to us, right? So again I say the stoichiometry says since 3 mole of F is giving me 8 mole G, 3 मोल ऑफ F से 8 मोल G मिल रहा है तो therefore 2.4 मोल of F will give me how many moles of G? That will be 2.4 into 8 upon 3 and this answer is going to be 6.4. 4.4 mole of G. Again, this is if I get 100% yield, but the problem says it is 50%. What is 50% of 6.4 mole? It will be 3.2 mole of G. So answer of this problem is going to be this 3.2 mole of G. समझ में आ रहा है सबको? Yes. Anyone has any problem in understanding this? परसेंट यील्ड समझाया मैंने आपको और सीरीज रिएक्शन भी समझाया। अभी और एक टाइप की रिएक्शन समझा रही हूँ आपको, इसको कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। तो पैरेलल
पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या है? पैरेलल रिएक्शन का मतलब है हम रिएक्टेंट से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और हमको उस रिएक्टेंट के साथ इंस्टेड ऑफ गेटिंग वन केमिकल रिएक्शन in the same reaction mixture, maybe two reactions are happening parallelly. Parallel का मतलब है simultaneously. So instead of one reaction, if two reactions are happening simultaneously, that is what is the whole concept of parallel reaction. तो parallel reaction rarely आता है, but I'm just introducing you to a concept of parallel reaction just by solving one problem with you. एक parallel reaction का problem लेके I will teach you what is the meaning of parallel reaction and how to sort out if we get problem based on parallel reaction. So I'm clearing the board. Great. So first copy this problem with me. मेरे साथ ये problem copy करो. Then I'll explain you the whole meaning of parallel reaction, which we are trying to understand with the help of this problem.
प्रॉब्लम दिया है. फर्स्ट थिंग इज कॉपी दिस, सेकंड थिंग इज रीड दिस. I want everybody to read this problem and see what you are understanding from this. I will explain you this problem. इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली पैरेलल इन्वॉल्व. तो आप इसको पढ़िए, मैं आपको इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो सबने प्रॉब्लम पढ़ लिया एक बार. अभी ध्यान दो, आई एम एक्सप्लेनिंग. एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन. मैं इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो वी आर हैविंग अ सैंपल ऑफ KClO3. हम स्टार्ट कर रहे हैं KClO3 से. तो ये रिएक्शन का रिएक्टेंट सिंगल है, एक ही रिएक्टेंट है KClO3, और इसकी अमाउंट भी हमको ऑडियो इज ऑन. पूरा घर का आवाज सुनाई दे रहा है. दैट इज डिस्टर्बिंग द क्लास. प्लीज, इट इज Alian Sheikh, please switch off your audio. So get back. So I'm starting with KClO3 and इसी कंडीशन पे हम इसको हीट कर रहे हैं, जिसमें एट द टाइम दो रिएक्शन हो रहे हैं. एक में KClO3 से KCl और ऑक्सीजन बन रहा है, और दूसरे में KClO3 से KClO4 और KCl बन रहा है. और ये दोनों रिएक्शन एट अ टाइम रिएक्शन मिक्सचर में हो रहे हैं. दिस इज हैपनिंग एट अ टाइम इन द रिएक्शन मिक्सचर. तो पहले ये कंसेप्ट समझ में आया. इसको कहते हैं पैरेलल रिएक्शन. एक ही बार ये दो रिएक्शन चल रहे हैं. अभी आगे बढ़ते हैं. अभी इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास 1 ग्राम KClO3 है, तो 1 ग्राम में से कुछ पार्ट इस रिएक्शन के लिए खत्म होगा, तो कुछ पार्ट इस रिएक्शन के लिए कंज्यूम होगा. दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट. बिकॉज टोटल 1 gram can't be used for this or this. A part of it will be used for this and a part of it will be used for this. Is this clear to everybody? Now what is asked to us in the problem? Problem में हमको ये दिया है oxygen equal. So they say I am getting in the reaction 146.8 ml of oxygen. इससे मुझे क्या पता चलेगा? इससे मुझे ऑक्सीजन के मोल्स आएंगे, और इससे मुझे इस रिएक्शन के लिए कितना KClO3 कंज्यूम हो रहा है.
ये पता चलेगा. Is everybody understanding? So to produce 146.8 ml of oxygen, how much KClO3 is needed? That won't be 1 gram. That will be less than 1 gram. तो जैसे ही मुझे इस रिएक्शन का KClO3 मिल जाएगा, I will again get how much is the KClO3 remaining for the second reaction. Second reaction का KClO3 मिल जाएगा और फिर जो पूछा है KClO4 फॉर्म वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Is this problem getting clear to everybody? How to proceed? So first you use this data, get the moles of O2, moles of O2 से moles of KClO3 for first reaction. Amount of KClO3 for first reaction. 1 minus that amount is amount of KClO3 for second reaction. And from that get how much is the KClO4 that is getting formed. Is that clear? Yes, ma'am. You know, try doing, otherwise I'm solving it for you. You please try doing this. ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा बाय कैलकुलेटिंग मोल्स ऑफ O2. मैम आंसर 5.07 है. बेटा फाइनल आंसर बोल रहा है तू? यस मैम. कैसे होगा बेटा? टोटल मास 1 ग्राम है तो तेरा KClO4 का अमाउंट 5 ग्राम्स कैसे हो जाएगा? वो 1 ग्राम से लेस ही आएगा ना. So we are calculating moles of oxygen. So that will be 146.8 ml upon 22400. So these will be the moles of oxygen that we have. मैम 0.722 ग्राम्स मिल रहा है रफली. नहीं, वो भी गलत आंसर है.
मैम फाइनल आंसर बोल रहा हूँ. आप फाइनल आंसर क्या बताएंगे? मैम ये ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, सब कुछ सही. अभी इसके आगे ये मैं रिएक्शन देखूंगी. ये रिएक्शन में क्या है, 2 मोल ऑफ KClO3 से स्टार्ट करेंगे. मैम मिल गया आंसर. HCl मिल रहा है और 3 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है ना. तो I just need to understand when now I'm getting 0.000065 mole of oxygen. How much is the KClO3 moles for this? So I'll simply say, since 3 mole of O2 is coming from 2 mole KClO3, therefore 0.0065 mole of O2 will come from how many moles of KClO3? And this will be simply 0.0065 into 2 upon 3. ये आ जाएंगे moles of KClO3. एक बार मोल्स आ गए तो मोल से क्या आ जाएगा, मास. तो मोल्स ऑफ KClO3 कितने आ रहे हैं? 0.0081. नहीं बेटा, 0.0043. डू योर कैलकुलेशंस. This will be 0.0043 moles. So I'm calculating, therefore mass of KClO3 will be ये moles into इसका molecular mass. KClO3 is 39, potassium 35.5, chlorine and 48 is your oxygen. मैम तो ये आ जाएगा अराउंड 0.535 grams. To be precise, 0.5352 grams. बोलो. मैम फाइनल आंसर 0.3941 ग्राम्स. हाँ ये करेक्ट है, 5352 grams. तो अभी ये क्या मिला जिसको अभी भी नहीं समझ रहा है? हमको इस रिएक्शन के लिए कितना KClO3 खत्म हो रहा है वो मिला 5352 ग्राम्स. मेरे पास 1 ग्राम KClO3 है और जिसमें से ये वाले रिएक्शन के लिए 0.5352 ग्राम्स KClO3 कंज्यूम हो रहा है. So I get how much KClO3 will be available for second reaction. Right, so I'm calculating KClO3 remaining for second reaction. So KClO3 remaining for second reaction will be 1 gram total से 0.5352 grams मुझे माइनस करना. So 1 gram minus this. So how much is the KClO3 available for the second reaction? 0.4648 grams. तो बस अभी प्रॉब्लम आसान हो गया. आपको आ गया कि सेकेंड रिएक्शन के लिए आपके पास 0.4648 ग्राम KClO3 है. तो इतने KClO3 से स्टार्ट करके कितना KClO4 बनेगा एज पर दिस रिएक्शन यू नीड टू कैलकुलेट. सो इट इज 4
moles of AClO3 becoming 3 moles of AClO4 plus KCl. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 4 into 122.5 grams of KClO3 will give me 3. इसका molecular mass आ जाएगा 3 into 138.5 grams of KClO. तो मैंने मोल को मास में कन्वर्ट किया. So how I get my final answer? So I simply say since 4 into 122.5 gram of KClO3 is giving 3 into 138.5 gram of KClO4. Therefore, 0.4648 grams of KClO3 will give us how many grams of KClO4? So your final calculation will be 0.4648 into 3 into 138.5 divided by 4 into 122.5. This is clear? Ma'am, 0.3941. हाँ, so around 0.38 grams. So that is the answer. So I just wanted you to understand meaning of parallel reaction. Parallel का मतलब है at a time आपके reaction mixture में एक नहीं 2 reaction चलते हैं. तो इसमें मेन कंसेप्ट आपको क्या समझना है कि जो आपका रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट टोटली एक रिएक्शन के लिए खत्म नहीं होगा. जब ये 2 रिएक्शन चलेंगे तो a part is consumed for reaction 1 and a part is consumed for reaction 2 is the whole concept that I tried teaching you. So is everybody comfortable with this problem? अगर किसी को कुछ नहीं समझा है इस प्रॉब्लम में तो पूछ लीजिए. So I'm going ahead, I'm teaching you something else, next concept. तो देखो अब तक स्टोइशियोमेट्री में कैन आई क्लियर द बोर्ड? सबका कॉपी हो गया बेटा? Yes, ma'am. Great.
स्टोइशियोमेट्री चल रहा है, हम स्टोइशियोमेट्री में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम समझ रहे हैं। तो स्टोइशियोमेट्री में सबसे क्रूशियल क्या था? राइटिंग अ बैलेंस रिएक्शन। मैंने हमेशा आपको कहा कि भाई बैलेंस रिएक्शन लिखो फिर सॉल्व करो, बैलेंस रिएक्शन लिखो फिर सॉल्व करो। बट एट द एंड मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर किसी प्रॉब्लम में जो बैलेंस रिएक्शन है अगर वो हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, we are unable to write a balance reaction, we don't know what is the balance reaction। maybe ऐसे थोड़ी है कि दुनिया के सब रिएक्शन हमको आ जाएंगे। तो क्या अगर कोई रिलेवेंट डेटा दिया है उस प्रॉब्लम में तो क्या हम उस प्रॉब्लम को फिर भी सॉल्व कर सकते हैं? Can we still solve this kind of a problem where we are unable to write a balanced reaction? Answer is yes. हम फिर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? I am teaching you a concept of conservation of atom. इसको कहते हैं principle of atom conservation. In short, this is called as POAC. Full form is Principle of Atom Conservation. मतलब क्या? मतलब ये है कि किसी भी रिएक्शन में जो एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं वही प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंजर्व्ड। We are not destroying any atom, we are not creating any atom. And based on this, without writing a balance equation, still we can establish a relation, okay, between the reactants and products. I'm teaching you how to get this relation without writing a reaction. तो अभी मैं एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी जिसमें मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगी, बट फिर भी मैं रिएक्टेंट की अमाउंट दी है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ये कैलकुलेट कर सकती हूँ बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। सो लेट अस स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ POAC। तो इसमें मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम ले रही हूँ, ध्यान। The problem says we are starting with 6.9 grams of K2CO3, potassium carbonate. Undergo series of reaction. To convert all its carbon to a complex K3FeCN6. Determine the mass of product form. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जैसे अब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे
वैसे ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो सकता? एज आई डोंट नो कि K2CO3 से ये सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या है, मुझे नहीं पता। K2CO3 से ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनता है, आई सिंपली डोंट नो। कि कितने स्टेप्स आएंगे, क्या क्या रिएक्टेंट्स बीच में लगेंगे, मुझे नहीं आ रहा है। और इसके लिए ये मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिख पा रही। बट इस प्रॉब्लम में एक हिंट दिया है, देखो व्हाट डज द हिंट सेज, कन्वर्ट ऑल इट्स कार्बन। मतलब जितना कार्बन यहाँ पे है वो सारा कार्बन यहाँ पे आ रहा है। तो इस रिएक्शन में ये जो भी रिएक्शन है, ये प्रॉब्लम कहता है कि कार्बन इज कंजर्व। कौन सा एटम कंजर्व हो रहा है इस प्रॉब्लम में? कार्बन इज कंजर्व। तो फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कार्बन इज कंजर्व का मतलब जितने एटम्स इस 6.9 ग्राम ऑफ K2CO3 में जो कार्बन के मोल्स होंगे, जो कार्बन के एटम्स होंगे, उतने सारे इसमें आ गए। बस यही मुझे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। सो आई सिंपली से दैट moles of carbon atom in KClO3 will be precisely equal to moles of carbon atom in this complex Is it clear till here? अभी K2CO3, sorry not KClO3, K2CO3। तो K2CO3 के फॉर्मूला को देखो। K2CO3 का आपको फॉर्मूला क्या बताता है कि अगर K2CO3 1 मोल है तो उसमें 1 मोल कार्बन एटम्स है ना। बट ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला है K3FeCN6, ये फॉर्मूला क्या बताता है? अगर ये 1 मोल है तो उसमें कार्बन कितने मोल्स है? 6 मोल्स कार्बन। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो है इसको मैं इस इक्वेशन में कन्वर्ट करती हूँ। सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन K2Cl3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3। So instead of writing moles of carbon atom in K2CO3, I just write number of moles of K2CO3 as number of moles of carbon and number of moles of K2CO3 are same. But यहाँ पे क्या होगा? How many moles of carbon I get? I get 6 into number of moles of K3FeCN6। ये समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि अगर 1 मोल K3FeCN6 है तो उसके 6 टाइम्स कार्बन के मोल होते हैं, और ये 1 मोल है तो 1 टाइम ही है, मतलब जो K2CO3 के मोल है वो कार्बन के मोल है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मोल्स ऑफ कार्बन आई हैव रिटन मोल्स ऑफ K2CO3 as they are same. And here your moles of carbon will be same as 6 into moles of K3FeCN6. अभी देखते हैं क्या क्या डेटा दिया है। मुझे 6.9 ग्राम K2CO3 दिया है,
तो जिससे मुझे मोल्स ऑफ K2CO3 आएंगे. So what I'm simply doing, ये जो भी वेट दिया है प्रॉब्लम में K2CO3 का, उसको मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगी K2CO3 के, और यहाँ पे मुझे वेट फाइंड आउट करना है इस कॉम्प्लेक्स का. बट आई नो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. तो देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया. क्या क्या पता है? वेट ऑफ K2CO3 गिवन, molecular mass can be calculated, complex molecular mass can be calculated. I easily understand how much is the product formed. समझ में आ रहा है सबको? तो बस मुझे इस प्रॉब्लम में अभी नंबर सब्स्टिट्यूट करने हैं और इसका आंसर निकालना है. So I'm using this side of the board. So weight of K2CO3, how much is given? 6.9. What will be molecular mass of K2CO3? Potassium is 39 plus 39. Carbon is 12 and oxygen is 48. When you add this, it will be 138. And this will be simply equals to 6 into weight of the product upon I need to calculate molecular mass of this. तो इसमें ये 39 है, आयरन 56 है, and carbon is 12 and nitrogen is 40. But see, the CN is repeating 6 times. तो आपको इसको 6 times करना है. मैम 329. Yes, आ गया 329. तो ये हो गया 329. So can I simply calculate for my answer W? It will be 6.9 into this 329 upon 138 into 6. तो बताओ क्या आंसर आ रहा है? $2.74. Yes. So see, we got the answer. And did you realize we got it without writing a reaction? तो ये वाला जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, ये मैंने एटम कंजर्व होते हैं ये कंसेप्ट पे पूरा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाया. So the answer that is coming is 2.74 grams. So we obviously have to use this when we cannot write a reaction. जब भी हम रिएक्शन नहीं लिख सकते, नहीं लिख पा रहे हैं, तभी हमको ये कंसेप्ट यूज करना है. At the same time, जब भी हम लिख सकते हैं और तभी भी आपको POAC का कंसेप्ट यूज करना है. Can you use? Answer is yes. So you find this way comfortable instead of writing a balanced chemical reaction. You can go for this method. Is that clear to you? But आपको समझना चाहिए कि कौन सा एटम कंजर्व हो रहा है, कुछ हिंट उसके बारे में चाहिए. Otherwise you cannot use POAC. तो POAC में क्या जानना जरूरी है?
which atom is getting conserved. जैसे ये प्रॉब्लम में can I use for iron? No, because no data is given कि पापा आयन कहाँ से आया, कितना था. मैं नहीं आयन के लिए POAC अप्लाई कर सकती as I am clueless about कहाँ से आयन आया. तो आपको डेटा अकॉर्डिंगली गिवन होना चाहिए. आपको प्रॉब्लम में क्लैरिटी चाहिए कि कौन सा एटम कंजर्व हो रहा है. एटम कंजर्व हो रहा है का मतलब है बीच में कहीं पे वो लॉस नहीं हो रहा है. When they confirm us that convert all its carbon to this, so I'm sure कि in between बीच में कोई CO2 वगैरह निकल नहीं जा रहा है. It is not getting lost anywhere. This assurance I get in the language of the problem, and that's the reason I'm able to use POAC. Otherwise, ये हम नहीं apply कर सकते. So is this concept of POAC clear to everybody? समझ में आया सबको? Anyone has any doubt in whatever I've taught you today? तो आज और एक असाइनमेंट आएगी. मैं मॉड्यूल से भी कुछ मार्क करवा दूंगी आपको एज अ होमवर्क, एंड आई विल शेयर दिस वीडियो विद यू. एंड प्लीज डू योर होमवर्क रेगुलरली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू do your homework regularly. As every lecture you are realizing one assignment is coming, a proper homework is coming. All those who are doing this regularly, the next lecture goes very easy and comfortable for them. ना उनको डाउट आते हैं, ना उनको लेक्चर समझने में कुछ डिफिकल्टी आती है. But all those who are not revising, not solving the problems given as a homework, will always face doubts, will always face issues in understanding the next lecture. So see to it that you're following the schedule, you're doing the homework properly. ठीक है? So that's it for today, everyone. See you next week. Bye, everybody. Take care. Bye, miss. Thank you.